वर्ष के विद्यार्थियों के लिए पिछली कक्षा में हमने छायावाद के विषय में पढ़ा था। आज हम प्रगतिवाद के विषय में पढ़ेंगे। छायावाद का व्यष्टिगत दृष्टिकोण उसके ह्रास और पतन का प्रधान कारण रहा था। महादेवी वर्मा के शब्दों में, वह व्यष्टि की समष्टिगत परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहा था। पंत ने भी कहा है कि छायावाद के शून्य सूक्ष्म आकाश में अति काल्पनिक उड़ान भरने वाली अथवा रहस्य के निर्जन अदृश्य शिखर पर विराम करने वाली कल्पना को जन जीवन का सच्चा चित्र अंकित करने के लिए एक हरी भरी ठोस पूर्ण धरती की आवश्यकता थी। इसलिए काव्य से छायावाद की प्रतिक्रिया के स्वरूप कुछ अन्य कारणों से प्रगतिवाद का उदय हुआ। प्रगतिवाद उपयुक्त व्यष्टिगत भावना की अवहेलना कर समाज के समष्टिगत स्वरूपों को लेकर आगे बढ़ा और उसने अति काल्पनिक उड़ान भरने वाली कल्पना रूपी चिड़िया को एक हरी भरी ठोस जड़पूर्ण धरती पर उतार उसे जनजीवन का चित्रण करने को प्रेरित किया। जिस समय छायावाद अपने व्यष्टि की साधना में तन्मय जगत की वास्तविकता की ओर से आंखें बंद किए हुए आत्मनिर्भर होकर आगे बढ़ा जा रहा था, उसी जगत की नग्न वास्तविकता, रोटी की राख और क्रांति की आग के लिए प्रगतिवाद आगे आया और उसने झकझोर कर साहित्यकार को एक नवीन समस्या, एक नवीन चेतना का आलोक दिखाया तथा छायावादी सूक्ष्म काल्पनिक भावनाओं और उनकी मनोरम मादक उड़ानों का विद्रोह कर उन्हें स्थूल जगत की कठोर वास्तविकता के सम्मुख लाकर खड़ा किया। साहित्यकार को यथार्थ की सपाट भूमि पर उतरने को मजबूर किया। इस तरह प्रगतिवाद के प्रेरणा स्रोत में मार्क्सवाद, गांधीवाद तथा फ्रायड प्रमुख हैं। इनमें प्रगतिवाद को सबसे ज्यादा प्रभावित मार्क्सवाद ने किया। प्रगतिवाद में जो कोई विशेषताएं इस काल में आई है, उनका हम संक्षेप में इस प्रकार वर्णन कर सकते हैं। पहला है रूढ़ि विरोध। प्रगतिवादी साहित्यकार को ईश्वर की सत्ता, आत्मा, परमात्मा, भाग्यवाद, स्वर्ग, धर्म, नरक आदि पर विश्वास नहीं है। उनकी दृष्टि में मानव ही सर्वोपरि है। प्रगतिवादी कवियों की दृष्टि में मंदिर, मस्जिद, सभी तरह की प्राचीन रूढ़ियां व्यर्थ है। प्राचीन मर्यादाओं के सहारे जीने वाले प्राणी प्रगतिवाद की दृष्टि में तुच्छ है, मिथ्या परंपराओं पर। उदाहरण है, किसी को आर्य अनार्य, किसी को यवन, किसी को हूण यहूदी द्रविड़, किसी को शीश, किसी को चरण, मनुष्य को मनुष्य ने कहना। दूसरी विशेषता है सामाजिक वैषम्य। प्रगतिवादी कवियों में सामाजिक यथार्थ विसंगतियों के विरुद्ध विद्रोही स्वर है। प्रत्येक युग में यथार्थ की दो शक्तियों का द्वंद्व चलता रहता है, शोषक और शोषित। एक नवीन शक्ति में आता है, एक पुरानी शक्ति में। पुरानी शक्तियों में शोषक वर्ग आते हैं और नवीन शक्तियों में शोषित व गरीब मजदूर होते हैं। नवीन शक्तियां पुरानी शक्तियों को मारने की कोशिश करती है, लेकिन पुरानी शक्तियां फिर भी उनका शोषण करती रहती है। इस तरह पूंजीवादी व्यवस्था का अंत व समाजवादी व्यवस्था का निर्माण कवि चाहता है। वह नस्ल जिसे कहते हैं मानव, कीड़े से आज गई बीती, बुझाती तो आश्चर्य न था, हैरत है पर कैसे जीती। अगला बिंदु है पूंजीवाद और शोषकों के प्रति रोष। प्रगतिवाद ने पूंजीवाद का विरोध और शोषक वर्ग की डटकर निंदा की है और इसी निंदा ने कटु होकर घृणा और रोष का रूप धारण कर लिया है। इन कवियों की दृष्टि में शोषक वर्ग पूंजीवादी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जी तोड़ कोशिश करता है। संवेदनशील प्रगतिशील कवि इन प्रयत्नों का अनुभव करता है, वह उन्हें कुचल देना चाहता है। कवि कहता है, श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपट ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। युवती की लज्जा वसन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं, मालिक जब तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं।
समाज के प्रति यथार्थ दृष्टिकोण। जन समूह की आर्थिक विषमता एवं राजनीतिक चेतना से उत्पन्न इस काव्य की सामाजिक यथार्थ का चित्रण करती है। इसके कवि की दृष्टि उच्च समाज के आधार स्तंभ कृषक व मजदूर पर है। ग्रामीण जन और उसके उबड़ खाबड़ खपरेल छप्परों वाले घरों की नींव पर प्रसादों का निर्माण हुआ है। यह पहला अवसर है जब कवि ने इस प्रकार के यथार्थ को सादर और साग्रह ग्रहण किया है। उदाहरण है, यह भारत का ग्राम सभ्यता संस्कृति से निर्वासित झाड़ फूस के वीर यही क्या जीवन शिल्पी के घर। प्रगतिवादी कवि ने कल्पना व विलास नहीं किया, उसके तो उसी धरती से अपना नाता जोड़ा जिसमें जन्म पाया है। इन कवियों को व्यक्ति और समाज के कटु सत्य के सामने ऐश्वर्य विलास व छायावादी विलासिता को कटु लगता है। अगला बिंदु है क्रांति की भावना। साम्यवादी व्यवस्था के लिए आवश्यक है कि सामंतवादी और पूंजीवादी परंपरा का विनाश हो। इस नाश के लिए प्रगतिवादी ने पलयंकर वाणी में क्रांति का आह्वान किया है। प्रगतिवादी कवियों को समझौते पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। वह तो फोड़े को मरहम के आयोग से अंदर नहीं दबने देना चाहता, पर उसका समूल नाश कर देना चाहता है। प्रगतिवादी कवि की कामना है कि कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक लहर इधर से आए, एक लहर उधर से आए। अगला बिंदु है निराशा और उदासी। प्रगतिवाद में निराशा का चित्रण भी किया गया है। वह अतीत को भूलकर भविष्य की चिंता न करता हुआ केवल वर्तमान के सुख को प्राप्त करना चाहता है, जो क्षणिक भी है और निराशा का प्रतीक भी है। देश की पराधीनता, सामाजिक रूढ़ियां व आर्थिक रिक्तता के कारण मानव टूटता दिखाई देता है और वह कहता है, स्नेह निर्झर बह गया, रेत जोतन रह गया। देश प्रेम की भावना। प्रगतिवादी काव्य में राष्ट्रीय भावना का कोई एक रूप नहीं मिलता है। कहीं शांति का प्रसार है तो कहीं समाज सुधार की भावना व्यक्त की गई है। राष्ट्रीयता प्रगतिवादी काव्य की बहुत बड़ी उपलब्धि है। समस्त काव्य देशवासियों की आशा आकांक्षा, सुख दुख तथा जीवन की विविध स्थितियों से भरा पड़ा है। उन्होंने कहा है, भारत माता ग्रामवासिनी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। प्रगतिवादी कवि धर्म और ईश्वर में भी विश्वास करते हैं। प्रगतिवादी काव्य में धर्म और ईश्वर का खुलकर विरोध किया गया है। मार्क्सवादी ईश्वर और धर्म दोनों में विश्वास नहीं करते हैं। प्रगतिवादियों ने भी उन्हीं के तरीकों को अपनाया है। उनकी मान्यता है कि धर्म और ईश्वर की दुहाई देकर भोली जनता को भ्रमित करना है। यह विरोध उन मान्यताओं के प्रति है जो रूढ़ियां बन गई है और समाज जाने अनजाने उन्हें अपनाने चला जा रहा है। कतिपय उदाहरण से इस बात को समझा जा सकता है। कितना खून पिया है तूने, जाती नहीं खुमारी, सुर्ख और लंबी है मैया जीभ तुम्हारी। शोषितों का करुण गान। प्रगतिशील कवि ने अपनी खुली आंखों से यह देख लिया था कि पूंजीवादी वैभव सभी कुछ किसानों और मजदूरों के बल पर टिका है। उनकी दृष्टि में शोषण अभिशाप है और उसका निवारण साम्यवादी विचारों से ही संभव है। आज मजदूर और किसान गरीबी और अमीरी के दो पाटों के बीच में पिसते हुए दम तोड़ रहे हैं। यही कारण है कि प्रगतिवादी कवि की लेखनी से शोषितों के प्रति विशेष सहानुभूति उमड़ी और उसने उनकी करुण गाथा का गान दर्दीले स्वरों द्वारा समाज तक पहुंचाने का जिम्मा अपने ऊपर लिया। निराला ने कहा है, वह आता दो टूक कलेजे करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ मिलकर हुए एक, चल रहा लकुटिया टेक। मानवतावाद, यह सामाजिक यथार्थ का ही शुभ परिणाम है कि कवि ने मानव और मानवता को अपने काव्य का आलंबन बनाया। इसी कारण कवि ने शोषित व पीड़ित वर्ग के लोगों को कर्म का संदेश सुनाया था। मानवतावाद को तो कवियों ने इतना महत्व दिया है कि उनकी दृष्टि में ईश्वर का अस्तित्व भी खतरे में दिखाई देने लग गया था। वह ईश्वर को भी चुनौती
देने और फटकारने लगा। एक तरह से उसे ईश्वर के अस्तित्व में ही विश्वास नहीं रहा। वह तो देश में फैली हुई गरीबी एवं अन्य सभी समस्याओं व अत्याचारों से मानव को मुक्त करा कर मानवता का पाठ पढ़ाने लगा। जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के, जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सभी समता के। नारी का स्वरूप। प्रगतिवादी कवियों ने नारी की शोषित माना है। वह पुरुष की दासी बनकर अपना अस्तित्व खो बैठी है। पंत ने पुरुष की वासना को तृप्त करने वाली नारी के स्वतंत्र की गुहार लगाते हुए कहा है, योनि नहीं है रे मानव, योनि नहीं है रे नारी, वह भी मानवीय प्रतिष्ठित, उसे पूर्ण करो स्वाधीन, वह रहे न नर पर अवस्थित। कवि ने यहाँ वासना के साथ ही अर्थ विषमता, गरीबी से नारी का पतन होता है, इसे भी स्वीकार किया है। प्रगतिवाद ने काव्य में छंद और अलंकारों को भी महत्व दिया है। उन्होंने अलंकारों के विषय में कहा है, ये अलंकार वह भार मोह के बंधन है, दे उन्हें तोड़। प्रगतिवाद ने छंद के बंधन को भी स्वीकार नहीं किया। वह अन्य बंधनों, रीति नीति, अलंकार, रस की भांति छंद बंधन को भी तोड़ डालने के पक्ष में है। खुल गए छंद के बंध, प्राश के रजत प्राश, और इन बंधनों से मुक्त होकर युगवाणी सहज अनायास ढंग से प्रभावित होने लगती है तथा एक नए छंद, मुक्त छंद का निर्माण हुआ है। भाषा। डॉक्टर त्रिगुणायत ने लिखा है, प्रगतिवादियों का भाषा संबंधी दृष्टिकोण अपना है। वे भाषा में प्रसाद, प्रवाह, सरल प्रयोगों के अनुयायी है। ये कवि भाषा को किसी प्रकार के चमत्कारों से लादना नहीं चाहते थे। उन्हें अनुभूति को छंदों के कठोर बंधन में फंसाकर उसे पंगु बनाकर काव्य में उतारना चाहते थे। यथार्थवादी और रूढ़ि विरोध होने के कारण ये कवि हर क्षेत्र में उन्मुक्तता को ही अपना ध्येय मानते हुए चले। इसलिए डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है कि उनकी अलंकरण सामग्री सूक्ष्म, कोमल या चुनी हुई नहीं है, वह स्थूल और प्राकृत है। एक शब्द में उनकी कला, विलास, रूप, रंग, रोमांच से प्रेम नहीं करती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रगतिवाद की अभिव्यक्ति में ये रुक्षता और तीखापन इसलिए आ गया है क्योंकि प्रगतिवाद भावनात्मक न होकर आलोचनात्मक और प्रचारात्मक अधिक हो गया है। क्योंकि मूलतः वैज्ञानिक होने के कारण उनके स्वभाव में भी वह तन्मयता या आत्मविसर्जन नहीं है जो काव्य के लिए अनिवार्य है।